वेलकम टू डेली फैक्ट। और डेली फैक्ट्स की करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज जो है वो हमारी करंट अफेयर की क्लास 6th है। हमारा टारगेट है कि दिसंबर मंथ में जो डेली डेली के करंट अफेयर है उसको हम कवर कर रहे हैं, यानी कि जितना भी जो है वो न्यूज़पेपर्स में मेंशन्ड है करंट, उसको स्टैटिक के साथ लिंक करके जो है वो हम करंट अफेयर की इस क्लास को कवर करते हैं। एट द एंड आज आपको 15 क्वेश्चंस भी रहेंगे यहाँ पे एमसीक्यूज़ के, जिनके आपको आंसर करने हैं, तो ये एक प्रैक्टिस टेस्ट भी हो जाएगा। और हमारे जो मेन टारगेट है वो यही है कि हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों की अप्रोच को एक साथ लेकर चल रहे हैं करंट अफेयर को प्रिपेयर करने के रिगार्डिंग। कि जैसे हम करंट अफेयर को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का करंट अफेयर जो है वो एक साथ कवर कर रहे हैं। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हम फॉलो कर रहे हैं न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। एंड गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो प्लस योजना। ये सभी जो है वो एक तरह से सरकारी सोर्सेज माने जाते हैं, तो इसलिए हम अपने करंट अफेयर को जो है वो एक नाम भी दे सकते हैं, दैट इज़ सरकारी करंट अफेयर। अगर आप हमारे साथ हमारी करंट अफेयर की क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एज वेल एज ऑन टेलीग्राम, ऑन व्हाट्सएप, प्लस साथ में यूट्यूब और टेलीग्राम पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको हमारे डेमो लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं लिंक करता है एक तरह से हमारा जो एक तरह से क्रिमिनल क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ में क्यों है? क्राइम क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक जो है वो भी रिसेंटली अनाउंस किया गया है यहाँ पर कि ऑल 17,130 पुलिस स्टेशन अक्रॉस इंडिया आर नाउ लिंक्ड विद दिस प्लेटफॉर्म। मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है, इसके साथ जो है वो जितने भी हमारे पुलिस स्टेशन हैं अराउंड 17,000 उनको लिंक किया गया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि ये प्लेटफॉर्म कब लॉन्च किया गया। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले ध्यान से सुनना कि ये प्लेटफॉर्म कब लॉन्च किया वो हमें याद रखना जरूरी है, प्लस ये किसके अंडर आ रहा है। तो ये जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है, ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो यही ना कहीं कोशिश की जा रही है कि जो आपका क्राइम से रिलेटेड जितने भी जो आपके सरकार के इनिशिएटिव है, या सरकार जो आपका लाइक होता है ना कि आप जो है वो पूरी प्रोसेस देखते हैं, तो उसमें ये जो है वो सिस्टम एक तरह से ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन पोर्टल है, और सेंट्रलाइज्ड करने की यहाँ पर जो है वो कोशिश की गई। और इसके अंडर अभी 17,000 को जो है 17,000 पुलिस स्टेशन इनको भी जोड़ दिया गया। ये पूरा कंसेप्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है, जिसको लॉन्च किया गया था 2009 में। तो ये ईयर याद रखना जरूरी है कि 2009 में इसको लॉन्च किया गया था। और ये पार्ट है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के। तो देखो अभी दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि एक तो पहले ये आ गया कि सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू प्रमोट ई गवर्नेंस। नेशनल लेवल पर ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए सिस्टम बनाया गया, और किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। अभी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ऑलमोस्ट 17,000 जो पुलिस स्टेशन था उनको जो है वो पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत वाइड, नेशन वाइड बात की जा रही है, यहाँ पर उनको लिंक कर दिया गया इसके साथ। अभी यहाँ पर इस जो आप जब ये बनाया गया प्लेटफॉर्म, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था या मेन एम की अगर हम बात करें तो कॉम्प्रेहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिसका जो मेन टारगेट है वो है एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ पुलिस ऑपरेशंस। कि जितने भी जो पुलिस ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है, स्पेशली एट पुलिस स्टेशन लेवल, एक पुलिस स्टेशन को आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं नेशन वाइड। तो जितने भी आपके जो है वो ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी या फिर जितने भी ऑपरेशंस रहते हैं उनको एक तरह से आप क्या कर रहे हैं? नेशनलाइज कर रहे हैं। मतलब इससे सिंपली क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई कोई एक केस है, वो दो पुलिस स्टेशन से लिंक करता है। अभी एक पुलिस स्टेशन है ए और दूसरा पुलिस स्टेशन हो गया बी। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली वो 100 किलोमीटर है। अब 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है और डॉक्यूमेंट्स शेयर करने जरूरी रहते हैं। तो अभी इस पोर्टल के थ्रू, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू आपके पास डॉक्यूमेंट जो है वो विद इन फ्यू सेकंड्स या विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो पहुंच जाएगा। तो इसलिए जो है वो इनको इंटीग्रेट करने की यहाँ पे बात की गई है। और ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी स्टेट्स है वहाँ उन सभी से जो है वो ये पुलिस स्टेशन से इंक्लूड किए गए हैं। तो यानी कि एक तरह से यहाँ पर जो है वो कंप्रेहेंसिव डाटाबेस, जो क्राइम्स के रिगार्डिंग जो डाटा है वो भी प्रिपेयर किया जाएगा, प्लस साथ में यहाँ पर जो है वो जो सर्विसेज जो सिटीजन्स को प्रोवाइड की जानी है उसको और बेटर यहाँ पर बनाया जाएगा। प्लस साथ में हमें याद रखना है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है विद रिस्पेक्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू जो हमारे कानून है। जैसे कि आपका भारतीय न्याय संहिता, जिसमें आईपीसी को रिप्लेस किया था, आईपीसी 1860 में इंट्रोड्यूस हुए थे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, रिप्लेस इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो ये जो इसको रिप्लेस किया था, इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए भी जो है वो आपका ये सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी कि आपका CR, कोड ऑफ मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। तो इन सभी को रिप्लेस करके जो न्यू कानून बनाए गए थे, 3 बिल्स जो थे ये, इनको 3 मतलब अभी तो कानून बन चुके हैं ये,
तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो आपका ये जो प्लेटफॉर्म है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि ऑनलाइन सिस्टम जो है वो अभी चल रहा है। मतलब क्या है कि सारे पुलिस स्टेशन को कनेक्ट कर दिया, तो जिसमें अगर क्राइम से रिगार्डिंग डाटा है, कोई अपडेट है, तो वो सभी जो है वो फिर प्रॉपरली सबके पास जो है वो ऑनलाइन फॉर्म में पहुंच जाए। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, जो एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्लस अकाउंटेबिलिटी बनेगी, और साथ में क्या है कि जो हमारा जो पुलिस सिस्टम है वो और स्ट्रांग होगा। प्लस फिर आप बता सकते हैं कि जैसे अभी नए जो है वो केसेस देखे जाते हैं, डिजिटल फ्रॉड्स हो गया, या फिर आपका यहाँ पर जो आपके साइबर क्राइम्स होते हैं, या फिर और भी जितने भी केसेस होते हैं, उन सभी को एड्रेस करने के लिए भी हेल्प मिलेगी। प्लस यहाँ पर कोशिश ये भी की जा रही है कि जैसे एफआईआर की हम बात करते हैं, तो अभी हम क्या जाते हैं पुलिस स्टेशन जाते हैं, एफआईआर जो है वो नोट डाउन करवाते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी है कि डिजिटल रिपोर्टिंग होगी, आपकी जो है वो एफआईआर भी ऑनलाइन जो है वो रजिस्टर की जा सकती है। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो टारगेट रखा है सरकार ने। और एक तो हमें ये याद रखना है कि इसको बनाया गया है 2009 में, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर ये आता है। प्लस दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर हम बात करें तो इसको बनाया गया है 1986 में। एनसीआरबी को बनाया गया 1986 में, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है। 2009 ईयर याद रखना, लास्ट तक पूछ सकता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट ईयर है क्योंकि। देन उसके बाद एनसीआरबी की अगर हम बात करें तो 1986 में जो है वो एनसीआरबी बन रखी है, और इसका जो पर्पज़ है ये जो है वो एक्ट एज अ सेंट्रल, एक तरह से क्राइम एंड क्रिमिनल डाटा जितना होता है उसको मैनेज करता है। अभी अगर आप मेंस में आंसर राइटिंग के लिए जो है वो एनसीआरबी को लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी लेटेस्ट रिपोर्ट, तो आप बता सकते हैं। जैसे अगर आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस बताने हैं, आपको वुमेन के अगेंस्ट या वुमेन से रिगार्डिंग केसेस को बताना है, या फिर आपको बताना है एक वर्क प्लेस पर जो वायलेंस एक्टिविटीज़ हो रही है, या फिर आप बता सकते हैं रोड एक्सीडेंट, जितने भी आपके जो है वो क्राइम जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से जो है वो केसेस या डाटा लिंक होता है, तो उसमें जो है वो आप एनसीआरबी के डाटा को ऐड कर सकते हैं। इससे एनसीआरबी को भी रेफरेंस में लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी, तो उससे क्या है कि जो आपने कंटेंट लिखा उसको एक बेस मिल गया, तो ये यहाँ पर रहेगा। देन हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका न्यू दिल्ली में है। देन उसके बाद यहाँ पर हमें मेन काम याद रखना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन काम क्या है, एक तो डाटा कलेक्ट करना, ठीक है, डाटा कलेक्ट करके उसको प्रॉपर एनालाइज करना। फिर जब प्रॉपर एनालाइज हो रहा है तो फिर ये सरकार को बताती है कि कहाँ कहाँ पर आपको सुधार करने चाहिए, और क्या जो है वो अभी क्या हो सकता है, किस तरह से जो है वो नए मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो जो केसेस ये रख रहे हैं, देखो एक तो प्रिजन स्टैटिस्टिक्स रख रहे हैं, डेथ एंड सुसाइड जो एक्सीडेंटल डेथ होते हैं उनका भी रिकॉर्ड पूरा रखते हैं, क्राइम्स इन इंडिया। अभी एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूँ आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिस्टम के रिगार्डिंग। जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल डेथ केस है, अब उस केस में क्या है कि जो है वो एक नॉर्मल पुलिस स्टेशन के जो है वो ऑफिशियल्स जाएंगे और पूरा का पूरा जो है छानबीन करेंगे। देन छानबीन करके, अब इस पोर्टल का मतलब ये हो गया कि छानबीन करके सारा डाटा आपको पूरा रिपोर्ट जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करनी है, और फिर ये क्या हो गया, सभी पुलिस स्टेशन को कलेक्ट कर दिया। तो एनसीआरबी के पास भी अब इजी ऑप्शन हो गया कि उसको हर पुलिस स्टेशन के पास जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह से सारा का सारा डाटा मिल जाएगा। तो इसका इनिशिएटिव, ये जो इनिशिएटिव रहेगा सरकार की तरफ से, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, और आप इसको अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। जब हम ये कहते हैं कि सरकार ने जो है वो किस तरह से जो है वो क्राइम्स को एड्रेस करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव ले रखे हैं, तो वहाँ पर आप इसको एज एन एग्जांपल इंक्लूड कर सकते हैं। देन उसका नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेक्रेड ग्रूव्स के साथ। सेक्रेड ग्रूव्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है टू फॉर्मुलेट अ कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को या यूनियन गवर्नमेंट को कि आप एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी बनाओ फॉर मैनेजिंग सेक्रेड ग्रूव्स अक्रॉस द कंट्री। अब सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स नॉर्मली एक सिंपल सेंस में एक बात करें, जैसे कि कुछ एक फॉरेस्ट हो गया या ट्रीज हो गए जिनका सिग्निफिकेंस कल्चरल और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। लोकल कम्युनिटीज के लिए उनका सिग्निफिकेंस, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और इसलिए लोकल कम्युनिटी उनको खुद प्रोटेक्ट करती है। जैसे पीपल का पेड़ हो गया, तुलसी हो गया, या हम बात करें केले का पेड़ जिसकी हम पूजा करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं इसमें, ठीक है। सेक्रेड ग्रुप्स में रिवर्स भी आती है, जो अब लाइक आपके चंद्रभागा रिवर तांडी में मिलते हैं, तो वो एक प्लेस वो भी जो है वो सेक्रेड ग्रुप में इंक्लूड किया जाता है। जितने भी आपके यहाँ पर बात की जाती है लाइक फॉरेस्ट के केस में, या फिर हम बात करते हैं ट्रीज के केस में, जो कि या फिर कोई भी नेचुरल वेजिटेशन है, जब उनको प्रोटेक्ट कर रही है लोकल कम्युनिटी, ठीक है, ड्यू टू देयर रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको जो है वो सेक्रेड ग्रुप्स कहा जाता है। तो यहाँ पर दो काम एक साथ हो रहे हैं, एक तो कम्युनिटी एंगेजमेंट हो रही है, ठीक है, कि कम्युनिटी जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है कंजर्वेशन में, और सेकेंड पॉइंट क्या हो रहा है कि
पेड़ों को बचाया भी जा रहा है। और इसका बहुत कॉमन एग्जांपल रहता है ट्राइबल कम्युनिटीज़, कि अगर ट्राइबल्स ये कहते हैं कि हम जो है वो पेड़ों पर, हम जो है वो फॉरेस्ट पर डिपेंड है, तो वो फॉरेस्ट लगाते भी हैं। तो हम इस तरह से इसको बता सकते हैं। फिर यहाँ पे चैलेंजेस भी रहते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम बताएं यहाँ पे कि इसमें मेनली क्या होता है कि जैसे आपका हंटिंग गैदरिंग सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, हंटिंग तो सबसे बड़ा रहता है, और डिफॉरेस्टेशन भी सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। तो डिफॉरेस्टेशन हो गया या फिर हंटिंग हो गया, तो यहाँ पर यूजुअली फिर उसको रोका जाता है, फिर वो नहीं होगी, सब कुछ कम्युनिटी खुद डिसाइड करती है। सेक्रेट ग्रुप्स भारत में कहाँ कहाँ पर है, तो वेस्टर्न घाट, हिमालयाज और नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो हमारा, प्लस सेंट्रल रीजन यानी कि आपका मध्य प्रदेश। यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और मेनली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमालयाज, वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट रीजन, यहाँ पर जो है वो सेक्रेट ग्रुप्स बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। और इनके रीजनल नेम्स भी है, इनको रीजनली नेम्स मतलब अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, और ये एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है रिगार्डिंग द सेक्रेट ग्रुप्स, तो वो यहाँ से बन सकता है कि किसको किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है कि सरना जो है वो आपका बिहार में कहा जाता है सेक्रेट ग्रुप्स को, देववन हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है, और इसलिए हिमाचल प्रदेश को कहीं ना कहीं देवभूमि से भी लिंक करता है ये। उसके बाद देवरा कड्डू जो है वो आपका कर्नाटका में कहा जाता है। कवु और सरपा कवु ये केरला में कहा जाता है। देवराय या देवराय ये जो है वो महाराष्ट्र में कहा जाता है। फिर उसके बाद असोंग कोसी ये आपका जो है वो ये जो है वो आपका मेघालय में कहा जाता है। और ओरन जो है वो आपका राजस्थान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इवन राजस्थान सरकार का एक इनिशिएटिव है यहाँ पे, जो राजस्थान, इवन नॉट इन राजस्थान सरकार बट लाइक वहाँ के जो लोगों का इनिशिएटिव है। एक ये विलेज का नाम है पिपलंत्री। पिपलंत्री एक विलेज है राजस्थान में, जहां पर जब भी कोई गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है तो उसके लिए जो है वो ट्रिब्यूट पे करने के लिए 111 पेड़ लगाए जाते हैं। तो ये जो एक तरह से केस स्टडी की तरह हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, एज एन एग्जाम्पल अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल बन सकता है जब हम बात करते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का। तो हम इस तरह से जो है वो बता सकते हैं। तो देखो इससे कितने सारे इनिशिएटिव एक साथ चल रहे हैं। एक तो हम फॉरेस्ट कवर इंक्रीज कर रहे हैं, हम जो है वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ा रहे हैं, साथ में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी कंजर्व कर रहे हैं। प्लस एक बात यहाँ पे कही जा रही है कि हर एक गर्ल चाइल्ड पर, ठीक है, अगर कोई लड़की पैदा होती है तो 111 पेड़ जो है वो फैमिली लगाती है। तो मतलब क्या होगा, इससे वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी लिंक होता है कंसेप्ट। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। प्लस उसके बाद एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखना हमें, कि ये जो आपका सेक्रेट ग्रुप्स है, इनकी कंजर्वेशन में जो है वो सरकार और जो कम्युनिटी है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी का काम करते हैं, दैट इज़ योर सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनका रोल भी जो है वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप पढ़ते हैं तो कुछ टॉपिक्स होते हैं, लाइक एनजीओ हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गया, इनके नोट्स ना आपके पास एग्जैक्ट बने होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनते ही बनते हैं। और आपको एक तो देखो, अगर क्वेश्चन नहीं आया तो अगर आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को पढ़ा है तो वो आपको कंटेंट प्रोवाइड करेगा दूसरे आंसर को लिखने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज किसान कवच। किसान कवच की अगर हम बात करें तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज में बात की जा रही है कि जैसे मिनिस्टर्स जो है वो 3 तरह के होते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होते हैं और एक स्टेट मिनिस्टर होते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, लेकिन इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है। इन्होंने इंडिपेंडेंट चार्ज किसका है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। इन्होंने क्या किया, किसान जो कवच है उसको अनवेल किया। अब ये किसान कवच है क्या, जनरली नॉर्मली सेंस में बताऊं तो एक ड्रेस सूट है। ये ड्रेस सूट है स्पेशली किस लिए, कि एंटी पेस्टिसाइड ड्रेस जो है वो बॉडी सूट। अब क्या है कि लोग किसान क्या कर सकते हैं, इसको डालकर जो है वो अपने खेतों में जो है वो पेस्टिसाइड्स को सिक्रेट कर सकते हैं, ताकि जो पेस्टिसाइड्स की वजह से मौत होती है लोगों की, जो फार्मर्स की डेथ होती है ड्यू टू द पेस्टिसाइड्स, उसको कम किया जा सके। पेस्टिसाइड्स के एक्सपोजर की वजह से जो उनकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है उसको कम किया जा सके। तो इसलिए जो है वो ये जो आपका न्यू कवच जो है वो बनाया गया। तो किसान कवच याद रखना, ये किससे लिंक करता है, पेस्टिसाइड से, एंटी पेस्टिसाइड बायो बॉडी सूट। तो ये ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। बाकी ऑलमोस्ट अगर हम बात करें कि इसको किसने बनाया है, तो इट इज़ डेवलप्ड बाय द बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल बेंगलोर। यानी कि एक तरह से जो है वो BRIC ने जो है वो इसको बनाया है, बेंगलोर में ये है, इंपॉर्टेंट रहेगा। फीचर्स में नॉर्मल सिंपल यही रहता है, एक तरह से किट है ये पूरी की पूरी, जो आपको कवर करेगी जब भी आप जो अगर आप इसको परचेज करते हो। तो देन उसके बाद क्या है कि आप अपने खेतों में काम करने के लिए जा सकते हो। और फाइनली क्या है कि इससे आपकी जो पेस्टिसाइड आप सिक्रेट करोगे तो आपको जो है वो किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। अब नॉर्मली एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे, कि
अगर एक एवरेज फार्मर जो है वो पेस्टिसाइड सिक्रेट करने के लिए जो है वो अपने खेतों में जाता है, तो उसके इसमें क्या होता है, जब वापस आ रहा होता है तो वो बोलता है एलर्जी हो गई थोड़ी सी, ये इन्फेक्शन हो गया यहाँ पे। तो ये सबको एड्रेस करने के लिए यहाँ पर जो है वो इस तरह का जो है वो कवच जो है वो सरकार लेकर आई है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा माइनॉरिटी राइट्स इन इंडिया। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली, प्लस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर पढ़ेंगे आर्टिकल्स। अभी कहानी कुछ ऐसा है कि माइनॉरिटी राइट्स जो है वो कॉर्नर स्टोन होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के। जहाँ पर भी हम ये बात करते हैं कि एक यहाँ पर जो है वो लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र यानी कि लोगों का शासन है यहाँ पर, तो वहाँ पर जो माइनॉरिटी राइट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं हर जगह पर ये कहा जाता है कि मेजॉरिटी रूल करेगा। जहां पर भी मेजॉरिटी रूल करेगा वहां पर माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए माइनॉरिटीज के पास राइट्स होने चाहिए। और माइनॉरिटीज को जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक लिंग्विस्टिक और एक है रिलीजियस। मेनली हमें पढ़ना है सिर्फ कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस प्लस कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, तो वो आपका रिलीजियस में ही इंक्लूड हो जाता है। तो मेनली किस किस में डिवाइड किया गया है, कल्चर, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस। लिंग्विस्टिक अगर हम बात करें, अभी कल्चरल। अब एक पॉइंट ध्यान में रखना कि जो किसी स्टेट में मेजॉरिटी में है, हो सकता है वो दूसरी स्टेट में माइनॉरिटी में हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हिंदूज की बात करें तो वो पंजाब में जो है वो माइनॉरिटी में है। वहीं अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो हिंदू मध्य प्रदेश में वो मेजॉरिटी में है। तो ये बिल्कुल बेसिक है। अभी इसके रिगार्डिंग जो है वो अगर हम बात करें माइनॉरिटीज़ के रिगार्डिंग, तो हमारे संविधान में तो देखो आर्टिकल्स मेंशन है, आर्टिकल 14 भी लिंक करता है माइनॉरिटीज़ के साथ, आर्टिकल 29, 30। लेकिन अगर यूनाइटेड नेशंस की डिक्लेरेशन अगर हम बात करें 1992 में, इन्होंने माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बात की गई है टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। तो यानी कि आपका यहाँ पर मतलब वर्ल्ड लेवल पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की अगर हम बात करते हैं, तो उन्होंने वो बनी थी 1992 में, जिसमें बेसिक जो है वो राइट्स बन रखे हैं। बेसिक राइट्स के बारे में बात की गई है, जो माइनर राइट्स होते हैं, माइनॉरिटी के लिए राइट्स होते हैं। यहाँ पर एक पर्सनैलिटी है, इन्होंने कहा है, फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने, इन्होंने कहा नो डेमोक्रेसी कैन लॉन्ग सर्वाइव, नो डेमोक्रेसी कैन लॉन्ग सर्वाइव which does not accept as fundamental to its very existence the recognition of the right of minorities। मतलब क्या है कि कोई डेमोक्रेसी लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती अगर वो अपने माइनॉरिटी, जो उनके माइनॉरिटीज है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, उनके राइट्स को प्रॉपर ध्यान में नहीं रख रही है, प्रॉपर एक्सेप्ट नहीं कर रही है। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से या वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें हिस्टोरिकल फैक्ट्स के रिगार्डिंग की जो ये किस तरह से लिंक करते हैं माइनॉरिटी राइट्स, तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि ऑस्ट्रिया 1867 में ऑस्ट्रिया ने रिकॉग्नाइज किया था, ऑस्ट्रिया रिकॉग्नाइज एथनिक माइनॉरिटी राइट्स टू प्रिजर्व देयर कल्चर एंड नेशनल आइडेंटिटीज। जो उनकी प्रिजर्व देयर, जो उनकी लैंग्वेजेस थी, ठीक है, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, अपनी लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करने के लिए और अपनी नेशनल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए ऑस्ट्रिया ने जो है वो सबसे पहले जो है वो एक कोशिश की थी। देन उसके बाद हंगरी जो है वो आपका 1868 में जो है वो लेकर आया था सिमिलर लेजिस्लेशन, जिसमें जो है वो माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। और पोस्ट वॉर अगर हम बात करें तो पोलैंड ने भी जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश करी माइनॉरिटी राइट्स के रिगार्डिंग। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो आर्टिकल्स लिंक करते हैं। पहला है आर्टिकल 29। अब यहाँ पर जो आर्टिकल 29 है, इसमें क्या है, कल्चरल, यहाँ पर ना लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज को इंक्लूड किया गया है। अब जनरली क्या है कि ये जो आर्टिकल 29 है, ये राइट टू माइनॉरिटीज है टू एस्टेब्लिश देयर, ठीक है, इट ग्रांट्स सिटीजन द राइट टू कंजर्व देयर डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट। मतलब जो माइनॉरिटीज है वो अपने जो है वो कल्चर को, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि ये जो आपका आर्टिकल 29 है, इसमें ऐसा नहीं है। देखो, अब अगर कोई मेजॉरिटी में है तो दैट नॉट मीन्स कि वो अपना कल्चर को प्रमोट नहीं कर सकता, अपने कल्चर को जो है वो एक तरह से कंजर्व नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 29 है वो माइनॉरिटी के लिए भी अवेलेबल है और मेजॉरिटी के लिए भी अवेलेबल है। तो ये आर्टिकल होता है आपका 20, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से आर्टिकल 29 से कि ये सिर्फ और सिर्फ लिंग्विस्टिक, वहाँ पे जानबूझ के लिखा होगा लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, क्योंकि एज इट इज ऐसा मेंशन है, लेकिन माइनॉरिटी के साथ मेजॉरिटी को भी है, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देन आर्टिकल 30 क्या है, आर्टिकल 30 इंपावर करता है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अभी ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को ही है। और माइनॉरिटी कौन सी, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, सिर्फ कि वही सिर्फ जो है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं और एस्टेब्लिश कर सकते हैं देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पर एक और भी कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट व्यूज आर्टिकल 30 जो है वो क्या है, इंटीग्रल टू इक्वालिटी है एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो क्या है, सिंपल समझो
कि अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कह दिया रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी का कंसेप्ट इफेक्ट होता है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इक्वालिटी का कंसेप्ट जो यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है वो नहीं हो रहा है एक तरह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल सर्कमस्टांसेस दिए जा रहे हैं। माइनॉरिटी को स्पेशल इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर, स्पेशली जो है वो उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि ताकि वो उनको इक्वल सर्कमस्टांसेस के अंडर जो है वो इक्वालिटी मिले। तो आर्टिकल 14 में दो तरह के कंसेप्ट आते हैं, एक आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों एक और कंसेप्ट के साथ लिंक करते हैं, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। कि जब तक आपके पास इक्वल सर्कमस्टांसेस नहीं आएंगे तब तक जो है वो इक्वालिटी के कंसेप्ट को प्रमोट नहीं किया जाएगा। और पूरा जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है वो भी सिर्फ इसी के अंडर आता है कि हमें पहले सबको एक लेवल पर ले जाना है, फिर उसके बाद बराबर सोचना है। देन यहां पर उसके बाद जो अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिंक करते हैं माइनॉरिटीज के साथ, तो इसमें आता है आर्टिकल 350। आर्टिकल 350 के रिगार्डिंग अगर हम बात करें यहां पर, तो इसमें कहा गया है 350A में मैंडेट्स प्राइमरी एजुकेशन इन मदर्स इन वंस मदर टंग। मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको मदर टंग में जो है वो प्रमोट किया जा सकता है। इट मेंशन इन आर्टिकल 350A मदर टंग, लाइक फॉर एग्जांपल एक पंजाबी हो गया, या फिर अगर हम बात करें मराठी हो गया, बंगाली हो गया, तो उसमें तेलुगु हो गया। तो जो आपकी प्राइमरी जो लैंग्वेज है उसको इसमें जो है वो प्रमोट किया जा सकता है। और सिमिलर जो है वो हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसमें भी मैंशनड है। न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 की उसमें भी ये कहा गया है कि जो आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में हो सकती है। देन उसके बाद आर्टिकल 350B, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों ध्यान में रखना, इसलिए साथ में इंक्लूड किया है मैंने यहाँ पे, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट एग्जाम। यहाँ पे क्योंकि लैंग्वेज के यहाँ पे ट्रांसलेशन भी होती है और टाइपिंग टेस्ट भी होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देन यहाँ पर कहा गया है कि प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल जो है वो ऑफिसर बनाया जाएगा। और ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा हमारे संविधान ने। और बनाएगा कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ये कमीशन को अपॉइंट करते हैं, लिंग्विस्टिक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो ये चार आर्टिकल हो गए, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 350A, आर्टिकल 350B। बी वाला तो पूछा भी गया एग्जाम में, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो अब ध्यान में रखना। देन उसके बाद माइनॉरिटी की अगर हम बात करें कि माइनॉरिटी होता क्या है, किस तरह से डिफाइन किया गया है, तो जनरली इसमें यह कहा गया है कि कोई एक रीजन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल है कि पंजाब में अगर हम बात करते हैं पंजाबी, अब पंजाब जो है वो लिंक करता है एक कल्चरल एस्पेक्ट के साथ, एक रिलीजियस एस्पेक्ट के साथ, दैट इज पंजाबी। अब यहां पर अगर कोई हिंदू है तो दैट मीन्स वो माइनॉरिटी में होगा। तो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन जो है वो माइनॉरिटी का स्टेटस जो है वो या टैग जो है वो डिसाइड किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट, कि किस तरह से जो है वो माइनॉरिटीज होंगे। जैसे अगर हम बात करें एक और स्टेट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, तो यहाँ पर जो है वो आप मुस्लिम, सिख हो गया या क्रिश्चियंस हो गए, वो माइनॉरिटी में देखे जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपकी डेफिनेशन जो है वो लिंक करती है। देन हमें जो आर्टिकल यहाँ पर याद रखने हैं वो क्लियरली जो है वो चार आर्टिकल है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिकल 29, 30, 50A और 50B लास्ट तक पूछ सकता हूं, तो इसलिए माइंड में रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा रिफॉर्म्स इन कंडक्टिंग एग्जाम। अब यहाँ पे काफी न्यूज में चल रहा है आजकल, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द लाइक जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं। और ये भी इवन लाइक नॉट, पहले तो सिर्फ और सिर्फ ये आपका जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, या फिर अगर हम बात करें JEE और भी बहुत सारे एग्जाम्स हिमाचल लेवल पर, या फिर बिहार में अभी केस चल रहा है स्टेट पीसीएस को लेकर। तो जब इतने सारे एग्जाम्स लीक हो रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग या पेपर के रिगार्डिंग चैलेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसको चेयर किया था फॉर्मर इसरो चीफ के राधाकृष्णन ने जो है वो रिकमेंडेशन दी है। ये हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी और इन्होंने रेकमेंड किया है कि सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स चाहिए जो ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है उसमें, टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन कंडक्टिंग एग्जाम्स एट नेशनल लेवल। जैसा नीट हो गया, ठीक है, फिर आपका CUET हो गया, UGC नेट हो गया, तो इनके एग्जाम्स जैसे UGC नेट भी पिछले साल कैंसिल हुआ था, ठीक है, और इवन नॉट पिछले साल, इसी साल जो है वो एग्जाम दूसरी बार हुआ था। तो इसके रिगार्डिंग फिर जब एक कमेटी बनी तो इन्होंने रेकमेंड किया कि हायर लेवल ट्रांसपेरेंसी और एक एफिशिएंसी चाहिए जब आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो। अब इससे ये क्या क्लियर होता है? इससे ये क्लियर होता है कि सरकार कुछ ना कुछ जरूर कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम। अब इन्होंने रेकमेंडेशन दी सरकार को, कि सरकार जब अपॉइंट किया तो सरकार के लिए रेकमेंडेशन दी कि क्या क्या जो है वो मेजर्स लिए जा सकते हैं, क्या क्या जो है वो इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। तो पहला जो इनिशिएटिव इन्होंने कहा
कि जो आपके एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं वो लाइक जैसे आपका इलेक्शन सिस्टम, इलेक्शन जो स्टाइल है ना, उस तरह से एग्जाम कंडक्ट करवाओ। मतलब जैसे पोल बूथ बनते हैं इलेक्शन के लिए, प्रॉपर सर्वेलेंस होता है, प्रॉपर स्टाफ रहता है, ठीक है, आपके पास पुलिस जो है वो रहती है, होमगार्ड रहते हैं, ठीक है, प्रॉपर आपके पास इन्वेस्टिगेशन विंग होता है, बैकअप आपके पास स्ट्रांग होता है, प्रॉपर जो है वो आपका लाइक एग्जाम जो वो बिल्कुल जो है वो शीट्स पैक होती है, क्लोज होती है, प्रॉपर ऐसा सिस्टम की इन्होंने बात की है कि जैसा आप इलेक्शन कंडक्ट करवाते हो वैसे ही आपको जो है वो अभी एग्जाम भी कंडक्ट करवाने पड़ेंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया। प्लस इन्होंने ये भी कहा कि जब ऐसे एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं तो उसमें स्टेट्स की कोलैबोरेशन चाहिए, यानी कि यूजीसी नेशनल लेवल पर करवाया जा रहा है, लेकिन उसमें कहा गया कि अभी स्टेट्स की कोलैबोरेशन चाहिए इसमें, ताकि आप कंडक्ट करवाएं। आपके पास एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा और प्रोटोकॉल्स होंगे, जैसे इलेक्शंस के लिए इलेक्शन मशीनरी है, तो वैसे ही अभी एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए एग्जाम मशीनरी होनी चाहिए। अब इसका एक ड्रॉबैक भी है, यहाँ से ये भी क्लियर होता है कि सारी सारी पावर सेंट्रलाइज्ड हो रही है एग्जाम कंडक्ट करवाने की, तो ये भी एक कंसर्न रहता है। और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटीज बनानी चाहिए, स्टेट लेवल कमेटीज और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज, जिसमें आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो इसको लीड करेंगे, ताकि जो है वो एक ट्रांसपेरेंसी और प्रॉपर जो है वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन हो, जो भी जो है वो एग्जाम प्रोसेस रहेगी। तो ऐसा जो है वो यहाँ पर कहा गया और इस कमेटी ने रेकमेंड किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जिस तरह से जो है वो आपका जो है वो क्या हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। प्लस उसके बाद ये भी कहा गया, इन्होंने ये भी कहा गया कि बैकग्राउंड चेक फॉर सेंटर्स, कि जैसे सेंटर है, कोई सेंटर अलोकेट किया, तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करो। देखो कि यहाँ पर कोई पहले इशू तो नहीं हो रखा है, पहले कोई ऐसा केस तो नहीं यहाँ पर देखा गया, या फिर यहाँ पर कैमरा सीसीटीवी प्रॉपर इंस्टॉल्ड है या नहीं है, ठीक है, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, प्रॉपर आपकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग होनी चाहिए। प्लस एक पॉइंट और इन्होंने यह कहा कि डिजी मॉडल सिस्टम जो है वो शुरू करना चाहिए, डिजी एग्जाम सिस्टम। और डिजी एग्जाम सिस्टम के बारे में इन्होंने जब कहा, तो इन्होंने कहा कि जो डिजी यात्रा मॉडल है, उसी तरह से डिजी एग्जाम पोर्टल भी होना चाहिए, जिसमें एक इंश्योर होना चाहिए कैंडिडेट की वेरिफिकेशन, कि जो कैंडिडेट बैठा है वो प्रॉपर एग्जैक्ट बैठा है या नहीं बैठा है, वही है या नहीं है। और बायोमेट्रिक डाटा को यहाँ पर यूज करना चाहिए, ऑन द वन टाइम एंट्री सिस्टम यहाँ पर रखना चाहिए, स्पेशली एक बार एंट्री हो गई तो बाहर नहीं आएंगे। तो डिजी एग्जाम सिस्टम के बारे में यहाँ पर बात की गई। अब ये सारे पॉइंट्स जो है, जो इस कमेटी ने रेकमेंड किया है, वो आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर सजेशन, कि आप किस तरह से जो है एग्जाम्स को, जो ये पेपर लीक होते हैं या फिर कोई चैलेंज आता है, उसको आप किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। एट द एंड हमें एनटीए के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जिसके ऊपर काफ़ी सारे केसेस अभी चल रहे थे और काफ़ी सारे चैलेंजेस भी देखे गए, तो ये जो एनटीए है ये 2017 में बनाई गई। तो याद रखना ये ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एनटीए का, क्योंकि जिस तरह से ये न्यूज़ में रह रही है, हाई कोर्ट के लिए तो स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में बनी, क्यों? क्योंकि देखो, जो आपका नीट का पेपर हुआ था, उसका केस भी हाई कोर्ट में लगा था, फिर उसका सुप्रीम कोर्ट गया, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये एनटीए जो है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से लिंक कर जा रही है। तो इसका ईयर याद रखना, 2017 में बन रखी है। ये एक स्पेशलाइज्ड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। इसको रजिस्टर किया गया है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ईयर, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960, ये भी पूछा जा सकता है, तो ईयर को याद रखना। देन उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर जो है वो ये फॉलो होते हैं, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि हम जो है वो आरटीआई लगा सकते हैं अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो मेन एम है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो जो आपका एग्जाम्स है उसको कंडक्ट करवाना, ठीक है, बोथ एट नेशनल लेवल, प्लस साथ में एक ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो है वो एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसका खुद का जो स्टाफ है वो कम है, लेकिन ये स्टाफ को हायर करती है एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस ये जो मॉडल है एनटीए का, ये जो है वो एक तरह से एजुकेशनल टेस्टिंग जो आपका सर्विस है, ये यूएस में था पहले, उस पर बेस्ड है सारा का सारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। रिसेंट इश्यूज़ की अगर हम बात करें, तो अकाउंटेबिलिटी का इशू जो है वो देखा जा रहा है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं, उसमें जो है वो काफ़ी ऐसे ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं। लाइक अभी क्या है कि ये किसी सिर्फ सुनने को मिलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप सोच कर चलोगे कि एक का पेपर दूसरा कोई दे रहा है, या फिर कोई काफ़ी लोग जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लेते हैं। काफ़ी बार देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं, डिजी टूल्स लेकर जाते हैं अंदर, जैसे कैमराज हो गया, स्मार्ट कैमराज हो गया, स्मार्ट वॉचेज हो गया, किसी भी तरीके से लेकर जाते हैं और फिर वो चीटिंग करते हैं। तो ये एक कंसर्न रह रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एनटीए। और इसमें ये एक चैलेंज और भी रहता है कि यहाँ पर जो है वो स्टाफ वो बहुत कम है, यानी कि इनके पास अपना स्टाफ कम है, 25% स्टाफ है इनके पास अपना, बाकी सारा का सारा ये इधर उधर से हायर करते हैं। जब इधर उधर से हायर करते हैं तो जनरली क्या होता है कि इस जो चीटिंग के रिगार्डिंग केसेस हो गए या कुछ अदर केसेस हो गए, वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, राइट टू एजुकेशन, कौन से आर्टिकल में मेंशन है राइट टू एजुकेशन हमारे संविधान में? आर्टिकल 21A।
आर्टिकल 21A, ठीक है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर मेरे लिए, आप मतलब आपसे पूछता हूँ, जो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है वो कौन से आर्टिकल में हो रखा है, जिसमें हम बात करते हैं कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया जाएगा, किया गया है? 17। आर्टिकल 17, ठीक है। और अभी हमने एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की जो कि आपकी जो है वो एनसीआरबी कौन से ईयर में बना है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। एनसीआरबी कौन से ईयर में बना है? 2009, 2009। नहीं, वो तो क्राइम एंड क्रिमिनल 1986। 1986, 1986 में बन रखा है। वो दूसरा है जो प्लेटफॉर्म की बात हमने की थी ऑनलाइन, वो बना है 2009 में। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बना है 1986 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है एनसीआरबी का? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। तो इस तरह से ध्यान रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो आईआर से रहेगा, इंडिया एंड श्रीलंका। अभी क्या है कि इंडिया और श्रीलंका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अभी जो इंडिया में जो है वो जो आपके श्रीलंका के प्रेसिडेंट है वो भारत आए। तो इससे ये क्लियर होता है कि अगर वो भारत आए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया श्रीलंका के डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो देखो, सबसे पहले तो मैप पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं यहाँ पे। मैप शो हो रहा है सभी को? ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही मैप के रिगार्डिंग? क्लियर विजिबल है पूरा? यस सर। श्रीलंका किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है मैप पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान में रखना, श्रीलंका के जो ईस्ट वाली साइड है यहाँ पर आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगी। और इधर वाली साइड अगर हम बात करें वेस्ट वाइड, तो यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार। और नीचे वाली साइड अगर हम बात करें तो इंडो इंडियन ओशियन। ठीक है, तो याद रखना इंडो एशियन जो है वो आपका नीचे वाली साइड हो गया। और आपका यहीं पर इधर वाली साइड पे जिसको हम बात करते हैं एक तरह से साउथ वेस्ट में जो है वो आपको यहाँ पर लेकेडिव सी मिलेगा। जो हमें याद रखना है कि श्रीलंका की कैपिटल कौन सी है श्रीलंका की? दो कैपिटल है श्रीलंका की, एक तो कोलंबो और दूसरा ऑफिशियल कैपिटल कौन सी है? सर श्री जयवर्धने श्री है। जयवर्धनेपुरे। तो ये याद रखना, ऑफिशियल कैपिटल होगी श्री जयवर्धनेपुरे। और उसके बाद अभी ये रिसेंटली जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट है वो भारत आए, वो हमारे लिए एक न्यूज़ बन गई। देन उसके बाद यहाँ पर एक सीक्वेंस याद रखना है आपको। सबसे पहले ऊपर आते हैं पल्क स्ट्रेट, फिर उसके बाद पल्क बे, फिर उसके बाद आते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, और बीच में आता है एडम ब्रिज। तो ये सीक्वेंस नॉर्थ से साउथ पूछा जा सकता है। तो याद रखना, पहले पल्क स्ट्रेट आती है, फिर पल्क बे आती है, फिर एडम ब्रिज आता है, और फिर गल्फ ऑफ मन्नार आती है। ये याद करना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर एक पोर्ट भी है जिसका नाम है हम्बनतोता पोर्ट। ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है हम्बनतोता पोर्ट, और इसको समझना भी जो है, इसको क्यों, क्योंकि इस पर जो है वो चाइना का कंट्रोल है। तो ये बेसिक है जो हमें याद रखना है श्रीलंका के रिगार्डिंग, बिल्कुल मैप पॉइंट ऑफ व्यू से इतना हम पढ़ सकते हैं। और इसमें रिसेंट फैक्टर्स की अगर हम बात करें जिसकी वजह से जो है वो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो है वो अभी रिलेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सबसे पहले की कॉपरेशन एरियाज़ की हम बात करते हैं, तो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो इंडिया इज़ श्रीलंका थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। भारत क्या है, श्रीलंका की थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, जिसमें ओवर 60% ऑफ द एक्सपोर्ट जो है वो फ्रॉम इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो दैट मीन्स ये भी क्लियर होता है कि इंडिया और श्रीलंका में जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और भारत एफडीआई, श्रीलंका में कितनी एफडीआई देता है भारत? 2005 से लेकर 2019 तक जाओ, भारत कितना पैसा दे चुका है? $1 1.7 बिलियन। अब मेंस के लिए तो ये कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या मतलब हो गया यहाँ पे? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब हो गया कि जो आप व्यापार कर रहे हो, जो गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज पर जा रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब एक तरह से टैक्स और टैरिफ नहीं लगेंगे, लगेंगे भी तो कम लगेंगे। तो ये मेन टारगेट रहता है। एनर्जी कॉपरेशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें कि दोनों कंट्रीज के बीच में एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से जो है वो रिलेशंस रहते हैं, तो मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन, ये पाइपलाइन जो है वो आपका एडम ब्रिज के थ्रू जो है वो गई आगे, कहाँ पर? श्रीलंका में, इंडिया टू श्रीलंका। और ये इंश्योर कर रहे हैं अफोर्डेबल एंड रिलायबल एनर्जी सप्लाईज। मतलब जो हमारे पास थोड़ा बहुत पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है वो हम क्या करते हैं, किसी जो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको जो है वो देते हैं। इससे क्या है कि थोड़े बहुत हमारे जो रिलेशन है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। डिफेंस एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इस बार भी जो है वो मित्रा शक्ति पूछ रखी है एग्जाम में। तो याद रखना, मित्रा शक्ति जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है श्रीलंका के साथ, प्लस साथ में सेलनेक्स, ये अभी न्यूज में आ रखी है, SLINNEX, SLINEX एक्सरसाइज, ये अभी रिसेंटली हो रखी है विशाखापट्टनम में। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये दो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है, एक नेवी और एक मिलिट्री, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। प्लस साथ में उसके बाद याद रखना है कि जो आपका बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, और सार्क,
इन दोनों का जो है वो ये मेंबर्स, यानी कि भारत भी मेंबर है और श्रीलंका भी मेंबर है। देन उसका पीपल टू पीपल कनेक्शन का जो है वो टारगेट रहता है, क्योंकि श्रीलंका में काफ़ी सारे इंडियंस रहते हैं और वो इंडियन जो तमिल बोलते हैं। अब श्रीलंका में जो तमिल स्पीकिंग लोग रहते हैं उनको स्नेहलीज कहा जाता है, उनको कहा जाता है स्नेहलीज। तो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि तमिल स्पीकिंग पीपल जो श्रीलंका में रहते हैं उनको स्नेहलीज कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन अभी हम मेन देखेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है, जो ये अभी श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट भारत में आए तो उनके लिए हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस रहता है। तो जियो पॉलिटिकल लेवल पर देखते हैं। सबसे पहला देखो, श्रीलंका जो है वो इंडियन ओशन में लोकेटेड है, और इंडियन ओशन में अगर हमारा एक दोस्त है तो कहीं ना कहीं इंडियन ओशन में फिर हमें हेल्प मिलेगी, और इससे ट्रेड प्रमोट होगा, सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी जो है वो बढ़ेंगे। यानी कि पीस को प्रमोट करने के लिए एक दोस्त और चाहिए हमें, स्पेशली इंडियन ओशन, तो वो श्रीलंका बन सकता है। सेकंड, उसके बाद रीजनल डेवलपमेंट। श्रीलंका जो है वो अभी काफ़ी सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस कर रहा था, और भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब भारत ग्रोइंग इकोनॉमी है तो भारत के पास दो पॉइंट आते हैं। देखो, पहला पॉइंट आता है कि भारत को खुद पे इन्वेस्ट करना है, तो भारत कर रहा है खुद पे इन्वेस्ट, लेकिन भारत कहता है कि आई हैव पैसा, अभी मेरे पास और भी पैसा है तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो फिर भारत क्या करेगा, अदर कंट्रीज, अदर डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उससे हमें पैसा आएगा, तो और हमारा सॉफ्ट पावर नेचर है वो भी प्रमोट होगा। तो श्रीलंका एक ऑप्शन है हमारे पास जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और बिजनेस भी इंक्रीज होगा। बिल्कुल बेसिक, ये हमारा टारगेट है। लेकिन उसके बाद अब हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या रहते हैं, कि जैसा अभी रिसेंट में अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहले तो ना, श्रीलंका की जो पुलिस है, श्रीलंका की जो नेवी है, उनके पास सिर्फ एक काम है, हमारे जो इंडियन जो फिशरमैन्स है, हमारे जो मछुआरे हैं, उनको पकड़ने का। और बहुत सारे इंडियन फिशरमैन फ्रॉम साउथ इंडिया श्रीलंका की जेलों में कैद है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है, और ये ही काम रहता है उनको, उनके पास और तो कोई काम होता नहीं है। मैक्सिमम लेवल पर अगर हम बात करें, बेसिक बिल्कुल लेवल पर, तो बहुत सारे हमारे जो फिशरमैन्स हैं उनको जो है श्रीलंका ने पकड़ रखा है, तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है। फिर उसके बाद अभी आजकल न्यूज़ में चला था कच्चा थीवू आइलैंड डिस्प्यूट। कच्चा थीवू आइलैंड डिस्प्यूट की अगर हम बात करें तो 1974 में इंदिरा गांधी सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें श्रीलंका को टेरिटरी दे दी थी। प्लस यहाँ पर बट अलाउ, यहाँ पर कच्चा थीवू इन्होंने मतलब इस एग्रीमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज किया था कि श्रीलंका की ये टेरिटरी है, बट अलाउ किया था कि इंडियन फिशरमैन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके सराउंडिंग में जो है वो फिशिंग एक्टिविटीज को प्रमोट कर सकते हैं। और ये पैक्ट जो है वो, और 1967 में पैक्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट देयर राइट्स यहाँ पर हुआ था। मतलब क्या है, नॉर्मली सेंस क्या है कि कोई कच्चा थी वो आइलैंड है इंडियन ओशन में, तो भारत सरकार ने ये कहा 1974 में कि आप श्रीलंका, हम एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी टेरिटरी है, हम इसके ऊपर क्लेम नहीं कर रहे, लेकिन हमारे जो फिशरमैन है वो इसके अराउंड में जाओ फिशरिंग यानी कि फिशिंग एक्टिविटीज करेंगे, वो यहाँ से मछलियाँ पकड़ सकते हैं। तो ये, लेकिन अभी इसके ऊपर डिस्प्यूट दोबारा से जो वो रेज हो गया है। देन बॉर्डर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली मैरीटाइम। श्रीलंका अभी चैलेंजेस फेस कर रहा है मैरीटाइम के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है, और इसमें जो है वो लूटमार काफ़ी देखी जाती है, प्लस साथ में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी देखी गई है, और श्रीलंका में तो खुद ही क्राइसिस चल रहे हैं। प्लस एथनिक, तमिल एथनिक इशूज़, तमिल स्पीकिंग जो श्रीलंकन्स हैं उनको एक तरह से जो है वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनको प्रॉपर इक्वालिटी के कंसेप्ट में नहीं देखा जाता, तो ये भी कंसर्न रहता है। और उसके बाद चाइना की प्रेजेंस, श्रीलंका जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को साइन कर चुका है, और श्रीलंका के बाद पाकिस्तान ने भी साइन किया था, और रिसेंटली किस कंट्री ने साइन किया है अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को? नेपाल। ये क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जो है वो नेपाल ने अभी रिसेंटली जो है वो साइन किया है। मुझे ये बताओ कि ये जो आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये कौन से ईयर में शुरू किया गया था? चाइना का इनिशिएटिव है, कौन से ईयर में बनाया, लॉन्च किया इसको? 2013। तो याद रखना 2013 में जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चाइना ने शुरू किया था, और इसका जो मेन टारगेट है, एंशियंट जो ट्रेड रूट्स है जिसमें कनेक्ट किया जा रहा है एशिया, आपका अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, और सॉरी आपका नॉर्थ अफ्रीका, और उसके बाद आपका जो है वो यूरोप, इन तीन रीजन्स को कनेक्ट करने की यहाँ पर बात की जा रही है सेंट्रल एशिया के थ्रू। और इसमें आपका लैंड और सी दोनों को जो है वो, दोनों वे से जो है वो कनेक्टिविटी की जाएगी, और ये टारगेट किसका है? चाइना का। तो चाइना ने इसको शुरू किया है 2013 में, इंपॉर्टेंट रहेगा। तीन, नेपाल वाला तो याद कर ही लो, ये काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है, पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या फैक्टर यहां पर ऐड कर सकते हैं कि आपका हम्बनतोता पोर्ट हो गया जो, या कोलंबो पोर्ट हो गया, इसमें जो प्रोजेक्ट है, मतलब ये पोर्ट एक तरह से अब चाइना के अंडर ही आ चुके हैं, चाइना ही यहाँ पर पूरा का पूरा मैनेजमेंट कर रहा है। तो भारत के लिए कंसर्न है कि चाइना इंडियन ओशन में इतना स्ट्रांग होल्ड बना चुका है, तो इससे अभी क्या है कि अगर हम्बनतोता पोर्ट से हमें ट्रेड करनी है तो हमें चाइना को भी टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए कंसर्न है।
देन की हाईलाइट्स अगर हम बात करें, जो अभी प्रेसिडेंट जब भारत आए तो यहाँ पर क्या जो है वो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, तो वो भी देख लेते हैं साथ के साथ में। तो सबसे पहला तो म्यूचुअल सिक्योरिटी कमिटमेंट जो है वो कही है, यानी कि यहाँ पर कहा गया, इन्होंने कहा कि इंडियन जो मतलब इंडिया, इन्होंने इंडिया को इंश्योर किया कि श्रीलंका की जो टेरिटरी है वो इंडियन इंटरेस्ट को हार्म नहीं करेगी, यानी कि इंडियन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। प्लस साथ में दोनों लीडर्स ने क्या किया, स्ट्रेस किया इंटरकनेक्टेड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जिसमें उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉपरेशन करेंगे हम, और साथ में सेफ सिक्योर फ्री इंडियन ओशन बनाएंगे। तो ये क्लियर होता है कि एक सेफ सिक्योर इंडियन ओशन बनाना दोनों ही कंट्रीज का मेन टारगेट है। डिफेंस कोलैबोरेशन में हमें याद रखना है एक्सरसाइजेस के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस एक कॉन्क्लेव हुई थी, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। इस कॉन्क्लेव में भारत ने भी अटेंड किया था, और इस कॉन्क्लेव का टारगेट मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, या फिर जो आपका सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है विद रिस्पेक्ट टू मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड काउंटर सिक्योरिटी, वो कहाँ पर हो रखी है। तो याद रखना ये कोलंबो में हुई है, और अभी रिसेंटली ये हो रखी है 4-5 महीने पहले। देन उसके बाद जो माइनॉरिटीज है, अब वहां पे श्रीलंका में जो माइनॉरिटीज में है दैट इज तमिल। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटीज में है हम उनके साथ जो है वो अच्छा जो है वो बिहेव करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने जो है वो विश्वास दिलवाया। प्लस साथ में उन्होंने कहा कि जो फिशरमैन इशू है, कि जो फिशरमैन वहाँ पर श्रीलंका की जेल में जो कैद है, कोशिश की जाएगी कि उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। और साथ में इन फ्यूचर जो है वो यहाँ पर कहा गया कि दोनों कंट्रीज जो है वो एक तरह से सपोर्टिव और कोऑपरेटिव मैनर में चलेगी विद रिस्पेक्ट टू द फिशरमैन, कि अगर कोई फिशरमैन गलती से डायरेक्शन भूलकर श्रीलंका की टेरिटरी में चल जाता है तो उसको भाई वापस भेज दिया जाएगा, कैद करके नहीं रखना है, ऐसा जो है वो यहाँ पे कहा जा रहा है। प्लस साथ में उसके बाद इकोनॉमिक और एनर्जी कॉपरेशन पर अगर हम बात करें, तो दोनों कंट्रीज ने यहाँ पर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ टारगेट किया है। और इंडिया का जो इनिशिएटिव है, भारत सरकार का जो इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में भारत और फ्रांस ने लॉन्च किया था, और श्रीलंका जो है वो इसका मेंबर है। तो याद रखना श्रीलंका जो है वो आपका जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कनेक्टिविटी और टूरिज्म की बात यहाँ पर की जा रही है। और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से या कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो इसको हम जब मेंस में लिखते हैं तो हम इसके यहाँ मतलब टूरिज्म और आपका कनेक्टिविटी को हम एक पॉइंट से लिंक कर सकते हैं, दैट इज टूरिज्म डाइवर्सिफिकेशन या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टूरिज्म। तो बुद्धिस्ट कल्चर है या तो बुद्धिस्ट सर्किट जो हमारा टारगेट रहेगा, कि हम बुद्धिस्ट सर्किट यानी कि जितने भी जो मॉनेस्ट्रीज है उनको लिंक करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग श्रीलंका भी हमें सपोर्ट कर सकता है। प्लस हमारे रिलेशन जो है वो श्रीलंका के साथ अशोका टाइम से देखे जाते हैं, क्योंकि श्रीलंका में जो बुद्धिज्म प्रमोट हुआ है वो अशोका के, जो हमारे अशोका थे, अशोका द ग्रेट, उनके ऑर्डर्स पर हो रखा है। तो इस तरह से आप इसको लिंक करके जो है वो फाइनली बता सकते हैं अपने, अगर आप आंसर राइटिंग में बनाना चाहते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो मुझे आर्टिकल बताओ कि कौन सा आर्टिकल जो है वो हमारे संविधान का लिंक करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ, या विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिंक विद द यूनिफॉर्म सिविल 44 कोड। आर्टिकल आर्टिकल 44 आर्टिकल 44 काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और पहली स्टेट कौन सी थी जिसने इंप्लीमेंट किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड को, ये जिन्होंने सर यूनिफॉर्म गोवा सिविल कोड बनाया? गोवा 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 में तो ऑलरेडी एग्जिस्ट थे। गोवा ने कहा था कि सेकंड हमारे पास पुर्तगाली टाइम से ही, जब पोर्चुगीज छोड़कर गए तभी से हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड है। लेकिन कोई और एक स्टेट है, सर उत्तराखंड उत्तराखंड, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना उत्तराखंड जो है वो पहली स्टेट बनी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आई। अभी इंप्लीमेंटेशन के लिए जो है वो बात की जा रही है, इसलिए न्यूज में है। और अभी हमने ना लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 11 रेजोल्यूशंस मोदी जी ने जो है वो 11 रेजोल्यूशंस रखे, 11 मतलब एक तरह से प्लेज का काम करेंगे। उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी बात किया गया। उन्होंने कहा कि नेशन वाइड यूनिफॉर्म सिविल कोड होने चाहिए, और ये जो टारगेट है, ये जो डिस्कशन है, इसमें जो है वो 75 ईयर की जो जर्नी है उसके थ्रू है हमारा ये टारगेट। और इन्होंने हाईलाइट किया मेनली क्या है, यहाँ पर जो आपका बी आर अम्बेडकर जी ने भी जो वो सपोर्ट किया था, उन्होंने बी आर अम्बेडकर ने भी एडवोकेट किया था कि जो रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज है उनको एंड करना चाहिए। और प्लस साथ में जो हमारे के एम मुंशी थे, इन्होंने भी एडवोकेट किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एसेंशियल है फॉर नेशनल यूनिटी एंड मॉडर्नाइजेशन। तो अभी क्या है, स्पेशल अगर आप ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेंगे पॉइंट, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने हमें 2 कोट दे दिए, तो ये दोनों कोट्स आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, इसको नोट डाउन करके रख लेना, ये काफी हेल्प करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें, तो जैसे किसी के पर्सनल लॉज है, पर्सनल रिलीजियस लॉज हैं, तो अभी हर रिलीजन के पर्सनल अपने लॉज हैं, तो यहाँ पर कहा गया कि ह्यूमन वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए सभी के लिए जो है वो एक सेम लॉज होंगे,
जो कि आपका एक तरह से जो है वो पूरी कंट्री पर एप्लीकेबल होंगे फॉर ऑल कम्युनिटीज, मतलब जो भी रिलीजियस कम्युनिटीज जिनके अपने अपने जो है वो रूल्स रेगुलेशन है विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल मैटर्स। कौन कौन से मैटर्स? मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस या अडॉप्शन। इनके रिगार्डिंग या और भी बहुत सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं, इनके रिगार्डिंग जो आपके पर्सनल लॉज है, जैसे ट्रिपल ट्रिपल तलाक एक सबसे कॉमन एग्जांपल रहता है इसका, तो वो अपना एक जो है वो कानून है मुस्लिम कम्युनिटी में। तो अभी क्या है यहाँ पे, तो इसमें क्या कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस तरह के अगर केसेस होंगे तो उनके लिए एक तरह का कानून होगा पूरे के पूरे नेशन वाइड। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की अगर हम बात करें तो डीपीएसपी में मेंशन्ड है आर्टिकल 44। अब मुझे ये बताओ कि ये कौन से जो है वो उसमें आता है, क्लासिफिकेशन में आता है? गांधीयन में आता है, सोशल में आता है या लिबरल में आता है? डीपीएसपी में लिबरल। आर्टिकल, हाँ जी, लिबरल। लिबरल। तो जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है डीपीएसपी का, उसमें ये पार्ट इंक्लूड होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक पॉइंट और भी आता है, याद रखना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है, बट लेकिन क्या है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है गवर्नेंस के लिए। तो इसलिए ही यहाँ पर जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आया जा रहा है, ताकि वो गाइडेंस प्रोवाइड करे वेलफेयर प्रमोट करने के लिए। इसके रिगार्डिंग डिबेट काफ़ी रहती है, और उस डिबेट में दो पर्सनैलिटीज जिनके बारे में प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा, बी आर अम्बेडकर और के एम मुंशी, इन्होंने सपोर्ट किया यूनिफॉर्म सिविल कोड को। आप इसको पूरा टॉपिक को पढ़ सकते हैं, और इसमें जो है वो काफ़ी, इससे क्या है कि एक तो आपके ह्यूमन राइट्स हैं वो प्रमोट होंगे, प्लस अगर कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको अवॉइड किया जाएगा, प्लस कहीं चैलेंजेस रह रहे हैं, काफ़ी सारे लोग जो है वो विक्टिम बनते हैं रिलीजियस लॉज के, स्पेशली अगर हम बात करें तो रिगार्डिंग द जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या अगर हम बात करें मैरिज केसेस में ऐसा देखा जाता है, तो उसके रिगार्डिंग ही जो है वो यहाँ पर जो है वो स्पेशल फोकस किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर ये एक तरह से जो है वो सेकुलरिज्म के अगेंस्ट भी जाता है, कि हमारे यहाँ पर एक तरफ से कहा गया है कि राइट टू रिलीजन है। राइट टू रिलीजन मतलब आप अपना रिलीजन प्रोफेस प्रोपोगेट कर सकते हैं, जो आपके जो फेथ है, ठीक है, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं आप उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड उसको भी चैलेंज करता है, तो इस वजह से न्यूज़ में रहता है, और हम इसको काउंटर लिंक करके जो पॉइंट्स बना सकते हैं। और आपको कल के लिए टॉपिक भी है कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जो 300 वर्ड का ऐसे लिखना है। अब मैं आपको ऐसे लिखने की एक और ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना, आपने एक बार खुद लिख लेना, मतलब बिना देखे लिखना बिल्कुल, उसको शेयर कर देना। देन उसके बाद आपको लगता है कि थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, फिर उसका पढ़कर दोबारा लिखना। फिर क्या होगा कि आपके पास कंटेंट भी क्रिएट हो जाएगा। तो देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी जुडिशरी के पास जाता है, ठीक है, कल हमने साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर लिखा था, तो वो भी जुडिशरी के पास जाएगा केस। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है काफ़ी ज़्यादा, तो आप इसको कवर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे के लिए बन सकता है। देन उसके बाद के एम मुंशी और इनकी रिकमेंडेशन जनरली सिर्फ यही थी इसमें। अगर हम बात करें, के एम मुंशी जी ने स्ट्रांगली एडवोकेट किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड को, और उन्होंने कहा था, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि जो ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, लाइक जो आपके रिलीजियस जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो काफ़ी टफ होते हैं और फिर ह्यूमन वैल्यूज़ को इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि आपका जो है वो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, जेंडर जस्टिस को इंश्योर करने के लिए जो है वो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ऐसा के एम मुंशी जी का कहना था। देन अंबेडकर जी का तो अलग ही कंसेप्ट था। अंबेडकर जी ने तो इवन लाइक उन्होंने कहा था कि जो आपका एडवोकेटेड फॉर द आर्टिकल 35, उन्होंने कहा था अभी ये जो है वो आर्टिकल 44 है, पहले आर्टिकल 34 होना था, ये 35 होना था, बट लेकिन अभी ये 44 आर्टिकल है। और उन्होंने कहा था, इन्होंने बहुत सारी मेरिट्स डिमेरिट्स भी डिस्कस की थी, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ताकि एक इक्वालिटी के कंसेप्ट को प्रमोट किया जा सके, प्लस साथ में जो रिलीजियस लॉज है, और इनका जो मेन टारगेट था वो जो सोशल क्राइसिस जिन 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 लॉज की वजह से क्रिएट हो रहे हैं उनको एड्रेस करना था। और हिंदू मैरिज जो कोड भी, हिंदू मैरिज जो कोड था, वो एक्ट था, जो बिल था, उसके पास ना होने की वजह से इन्होंने रिजाइन भी किया था इस वजह से। तो इनके जो कंसेप्ट थे उसमें ये, अगर इन्होंने जो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम समझते हैं, वो है चाइल्ड मैरिज का। अब चाइल्ड मैरिज जो है वो काफ़ी सारे लॉज में, काफ़ी सारे रिलीजियस लॉज में जो है वो प्रमोट की जाती है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर चाइल्ड मैरिज के रिगार्डिंग एक तरह से यहाँ पर जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या हो गया कि अभी मैरिज के लिए आपको सबको इक्वल एज फॉलो करनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो चाइल्ड मैरिज केसेस है उसको कम करेगा भारत में। तो ये भी एक टारगेट है इस इनिशिएटिव का, और आप इसको लिख सकते हैं एज एन एग्जाम्पल भी अपने आंसर में। देन उसके बाद यहाँ पर हमें बेसिक हमें पढ़ना है, मतलब लाइक आप जो है वो लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर आप और डेप्थ में जाना चाहते हैं। वैसे बेसिक इतना ही है, और काफ़ी ये न्यूज़ में रहने वाला है अब, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी ने इसके बारे में बात कर दी।
तो जब अब हमारे पास अगर एडिटोरियल आते हैं तो हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे अभी हमें दो कोट्स मिले के एम मुंशी के और बी आर अम्बेडकर के, वैसे ही हमें और इंटेलेक्चुअल्स के भी जो है वो पॉइंट्स मिलेंगे और उनको हम अपने आंसर के लिए जो है अपने पास कलेक्ट करके रखते रहेंगे ताकि हम अपने आंसर को जो है प्रॉपर अच्छा बनाएं। फिर एट द एंड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको जल्दी जल्दी बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास ये कि रिसेंटली अ कंट्रोवर्सी हैज अरिजन रिगार्डिंग द एलिग्ड कंजप्शन ऑफ जंगली मुर्गा बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट्स आईयूसीएन स्टेटस इज, क्या है इसका आईयूसीएन स्टेटस? आपका चार ऑप्शन है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, थ्रेटेंड और लीस्ट कंसर्न। ये आजकल कंट्रोवर्सी बन रखी है, काफी न्यूज में है, जंगली मुर्गा स्पेशली। आपको क्या लगता है आईयूसीएन स्टेटस? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आईयूसीएन है ये 1948 में जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन बन रखी है और इसका काम क्या है, प्रोटेक्ट करना जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है या वो स्पीशीज जिनको जो है वो वाइल्ड लाइफ में खतरा है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसका, क्या हो सकता है इसका? थ्रेटेंड हो सकता है शायद। ओके, बाकी सभी बताओ जल्दी जल्दी। सर कह सर रहे हैं लीस्ट कंसर्न। ओके, लीस्ट कंसर्न मैम, ज्योति मैम कह रहे हैं लीस्ट कंसर्न, बाकी कोई और? अंकिता मैम? वनरेबल। वल्नरेबल? बी। नहीं, इसका जो आंसर है दैट इज लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न में इंक्लूड किया गया। देखो अभी क्वेश्चन ना इसी तरह से बनते हैं, इवन लाइक एक वो फेमस ही होते हैं ना यहाँ पे क्या उसको लोकल लैंग्वेज में क्या, मशरूम, जंगली मशरूम को क्या बोलते हैं? काफी महंगी बिकती है वो, बरसात के सर टाइम पे होती गुच्छी, है। हाँ कुछ ऐसा बोलते हैं, गुच्छी की कुछ ऐसा बोलते हैं उसको सर। हाँ, तो वो यूपीएससी में क्वेश्चन आ रखा था उसको लेकर, तो अब जंगली मुर्गे को लेकर भी बन सकता है, तो इसलिए याद रखना लीस्ट कंसर्न जो है वो इसका जो है वो। और इसका जो है वो अगर हम साइंटिफिक नहीं अगर हम बात करें तो ग्रे जंगल फोल, तो इसका जो है वो नाम है। और देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश। सेकंड उसके बाद आता है कि चंबल रिवर फ्लोज थ्रू द सेंचुरी डिवाइडिंग इट इनटू टू पार्ट्स। दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है पहले तो ये बताओ, और उसके बाद आपके पास ऑप्शंस भी है, यानी कि अगर फर्स्ट करेक्ट है तो ऑप्शन ए, बी करेक्ट है तो ऑप्शन बी, सी दोनों करेक्ट है तो ऑप्शन सी, और नन ऑफ दिस दोनों ही गलत है तो ऑप्शन डी। अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एटलीस्ट हमें ना हमारा गैस वर्क का पता चलेगा कि हमारा गैस वर्क कितना सही होता है। सर चंबल रिवर तो है उस साइड ना, मतलब वो हाँ हो सकता, बी हो सकता, बाकी सर गांधी सागर उस किस साइड है वो देखना पड़ेगा। ओके, तो ये जो आंसर इसका रहेगा वो मैं बी, फोर्थ। हाँ मैं जी, बी की तरफ, बी। ऑप्शन बी। ओके, बाकी कोई और? इसका आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। अब क्या है देखो, अगर आपको नॉर्थ वेस्ट ऐसा ऐसा कुछ आ गया ना कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड, अगर आप श्योर हो तभी करो, अदरवाइज छोड़ दो, क्योंकि ये क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग में लेकर जाता है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो हमें नेगेटिव करवाते हैं। देन उसका थर्ड क्वेश्चन है, ये हमने डिस्कस भी किया है, विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द डेजर्ट नाइट एयर कम्बैट एक्सरसाइज? सी। सी। और ये कहां पर हुई ये एक्सरसाइज? सऊदी अरेबिया में। अरेबियन सी। अरेबियन सी। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड जल वाहक स्कीम? इनलैंड वाटरवेज कार्गो। ओके, बी। ऑप्शन बी। कोई और? यस सर, बी है सर। ऑप्शन बी, ठीक है। बी। नेक्स्ट उसके बाद है, ऑन विच डेट इज विजय दिवस ऑब्जर्व्ड एनुअली टू कमेमोरेट इंडियाज 1971 वॉर विक्ट्री? सर दिसंबर 16 16। दिसंबर। अब तो आपको डी। ये हमेशा याद रहेगा सर। इसी तरह से डेज याद होते हैं, अदरवाइज तो कोई तरीका ही नहीं है याद करने का। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड द डार्क ईगल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन? यूएस। बी। कोई यस और? सर, यूएस ही। मैंने बताया इसकी कितनी रेंज थी? 25-25 से ज्यादा थी सर। 25 3000। 25 से ज्यादा थी, ठीक है, अच्छा मैम, सही तरीका याद करने का। ओके, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट स्मार्टफोन एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड एज ऑफ 24, मतलब 2024? सर फोर्थ हो सकता है।
ऑप्शन डी। ए। ओके। और 2023 में जो रैंक था वो आपका 22 था। तो भारत का डी जो रैंक होगा है, फिर, हाँ जी, 10th। फोर्थ, ऑप्शन ए, सर का तुक्का बहुत सही लगा। देन उसका 8th क्वेश्चन है। ये तो नहीं लगता सर ये। हाँ जी। यहाँ लग जाते हैं। सर लगता है, पता है, लेकिन हमें ना, जैसे अभी आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर गए ना, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड पर थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद है, वेयर विल बी द 24th एडिशन ऑफ द सिलनेक्स नेवल एक्सरसाइज हेल्ड। मैंने अभी बात की थी, ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में नेवल गेम है। विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है, ऑन विच डेट इज द पेंशनर डे ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया। पेंशनर डे भी 17 काफी दिसंबर। इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। 17 दिसंबर, डी, सी। कोई और? सी। 15 नवंबर। हाँ, 15 नहीं होगा सर, 17 दिसंबर होगा। 15 नवंबर को कौन सा डे होता है? 15 नवंबर को कौन सा डे होता है? सर बाल दिवस या कुछ ऐसा था। बाल दिवस तो 14 को होता है। बाल दिवस 26, वो नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो। बाल दिवस 26 दिसंबर को होगा। बहुत इंपॉर्टेंट डे है सर, अभी ये इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी, जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है ट्राइबल डे सर, ट्राइबल। तो अब याद रखना नेक्स्ट टाइम, ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, एट विच लोकेशन विल द इंडियन नेवी कमीशन आईएनएस निर्देशक ऑन 18 दिसंबर 2024। विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, ठीक है, मतलब याद तो रहेंगे करंट अफेयर मुझे। एक तो एक खुशी तो है कि करंट अफेयर याद रह रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद है, विच कंट्री वॉन द वुमेन जूनियर एशिया कप 2024 इन हॉकी। जापान। इंडिया। इंडिया। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस बाय साइनिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। सर मोल्डोवा। मोल्डोवा, ठीक है, ये हम डिस्कस उससे कर चुके पहले हैं। सर, इससे पहले थी अर्मेनिया ना सर। अल्मेनिया, हाँ जी। फिर तो 13th क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल माइग्रेंट डे ऑब्जर्व एनुअली। डी। 18 दिसंबर। देन उसके बाद नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, व्हाट डज द किसान कवच स्वीट एम टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम। सर पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स, ठीक है। ये पूछा भी जा सकता है किसान कवच है क्या, तो याद रखना ये पेस्टिसाइड से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो सरकार का इनिशिएटिव है। फिर उसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वो है आपका, विच स्टेट अनवील्स अ टूरिज्म पॉलिसी फॉर 2024 टू 2029, फोकस ऑन इको टूरिज्म, टेम्पल टूरिज्म और क्रूज सर्किट्स। सर केरल हो सकता है सर। कोई और? आंध्र प्रदेश। अंकिता मैम आप बताओ। केरल। आंध्र प्रदेश। मैम आज आपके तुक्के सारे सही हो रहे हैं। सो करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं आज के।